आज हम बात करने वाले हैं एफएमजी के जनवरी 2024 में पूछे गए हैं मेडिसिन के टोटल 24 प्रीवियस क्वेश्चन। तो बात हमारी शुरू करेंगे थ्री इडियट्स के फेमस डायलॉग से कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी आपके पास झक मार के आएगी। मतलब कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, एमसीक्यू के आंसर वैसे ही कि नहीं, अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो एमसीक्यू का आंसर वैसे भी आ जाएगा, पीछे पीछे आएगा आपके। तो देख लेते हैं कि 24 प्रीवियस क्वेश्चन कौन से थे। तो पहला क्वेश्चन ये था, देखो 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, फिर बेड रिडन पेशेंट है, साथ में उसको फिर एक्यूट डिस्पनिया चेस्ट पेन की कंप्लेन हो रही है, सीटी में पल्मोनरी एंजियोग्राफी कराई है। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? अभी आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि पेशेंट को क्या हो सकता है? एक्यूट डिस्पनिया चेस्ट पेन, तो रिलेटेड टू समथिंग पल्मोनरी रिलेटेड है, फिर उसने सीटी भी करवाई है, और पेशेंट है बेड रिडन है। तो बेड रिडन में क्या चांसेस है कि क्या बढ़ जाएगा? तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, वो चांसेस है कि बढ़ने के। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन चॉइस अपन की ऐसी होनी चाहिए कि वो जो है इसके जो कॉम्प्लिकेशन या कुछ भी हो तो वो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो दैट इज डुप्लेक्स और अल्ट्रासाउंड, इट इज द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अभी ये कैसे आंसर आया देखते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है ये वाले केस में, अपने केस में एक्यूट डिस्पनिया के साथ पेशेंट आ रहा है विद चेस्ट पेन। अभी पल्मोनरी डिस्पनिया क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशेंट को है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्यों? क्योंकि पेशेंट बेड रिडन है, ऐसे ही पड़ा रहता है पूरे दिन, तो इसलिए उसको हो गया डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और इसलिए हुआ है इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और उसकी इन्वेस्टिगेशन डीप वेन थ्रोम्बोसिस की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। और अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड में क्या दिखेगा? तो एक तो दिखेगी हमें फिलिंग डिफेक्ट्स इन द फ्लो, फिलिंग डिफेक्ट्स दिखेगी, और दूसरा क्या दिखेगा? लेक ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यानी कि प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बस। इसलिए तो एम्बोलाई हुआ ना, पल्मोनरी एम्बोलाई। लेक ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड फिलिंग डिफेक्ट इन फ्लो, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये वाली इमेज एक बार देख लो, यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक तो हार्ट दिख रहा है, बराबर, हार्ट थोड़ा हार्ट दिख रहा है, यहाँ पर पेरिफेरी में है थोड़ा व्हाइट ज्यादा दिख रहा है। तो जब भी ऐसे व्हाइट पार्ट ज्यादा दिखे तो एक्सरे में क्या हो सकता है? इट इज बोन मतलब बोन यानी कि कैल्शियम है। तो यहाँ पर पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन हुआ है। पेशेंट को क्या है? 40 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ टीबी है पेशेंट को, प्रेजेंस ऑफ डिस्पनिया भी आ रहा है अपन के सामने, डिस्पनिया करके डिस्पनिया और एक्सर्शन है, देन जेवीपी राइज है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। ये भी एक पॉइंट है, जेवीपी राइजेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इसको कौन से साइन बोलते हैं? कोई नहीं, चलो ये वाला कौन सा आंसर, ये आंसर क्या होगा कि पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ टीबी है, प्रेजेंस ऑफ डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन है, तो कौन सा कार्डियाइटिस हो सकता है? तो इट इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाइटिस। अभी यहाँ पर एक तो हिस्ट्री ऑफ टीबी दी है, प्लस पैराडॉक्सिकल राइज इन द वीनस प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इसको बोलते हैं कॉस्मोल साइन जो हमने देखी जो दी गई थी, जेवीपी राइजेस ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, पैराडॉक्सिकल राइज ऑफ द वीनस प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, उसको बोलते हैं कॉस्मोल साइन। और वो किस में दिखती है ये एक बार देख लेते हैं। ये तो हमारा जो आंसर है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाइटिस, उसमें दिखती है। देन ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, देन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, उसमें भी रहती है। देन राइट हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इतने सारे जो है ये लोगों में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉस्मोल साइन, यानी कि इंस्पिरेशन के टाइम जेवीपी राइज होगा। तो एक ये है, टीबी है, कॉस्मल साइन है, पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन हुआ है। पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन टीबी की वजह से हुआ है। अभी कंस्ट्रक्टिव इसलिए है ये है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाइटिस। तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाइटिस में क्या हो रहा है कि पेरिकार्डियाइटिस आजू बाजू का कंस्ट्रक्ट करने वाला, तो वहां पर वेंट्रिकल्स जो है वो सही तरह से हम भर नहीं पाते, वो इनएबिलिटी टू वेंट्रिकल्स टू फिल, बराबर से वो कंप्रेस, एट्रिया से कंप्रेस होकर ऐसे वेंट्रिकल्स पूरा नहीं भरा जाता। इसलिए क्या हो रहा है कि इसमें रहेगा प्रोमिनेंट वाई। भी वाई क्यों रहेगा? वाई डिसेंट इसमें, क्योंकि अर्ली फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होगी, रैपिड अर्ली फिलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी इसमें।
पर पूरा जो वेंट्रिकल्स जो भरना चाहिए वो इनेबल होगा, तो यहाँ पर रैपिड फीलिंग हो रही है वेंट्रिकल्स में, इसलिए आएगा हमारा प्रोमिनेंट वाई। जेवीपी के बारे में एक मैंने जो वीडियो है मेडिसिन का प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ 2022 है, उसके शुरू के सिर्फ 5 मिनट देख लो। जेवीपी का कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसमें से आप आंसर दे सकते हो, तो वो वाला वीडियो आई विल रेकमेंड के आप दैट वीडियो देखो आप। देन थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये भी नीट में भी बार बार आ रहा है, और यहाँ पर भी पूछा है कि पेशेंट मेनिंजाइटिस के साथ आ रहा है, सीएसएफ के फाइंडिंग दिए है। सीएसएफ में क्या दिख रहा है कि ग्लूकोज नॉर्मल है एंड प्रोटीन माइल्डली एलिवेटेड एंड जो उसका लिम्फोसाइट है वो ज्यादा, मतलब लिम्फोसाइट इज प्रीडोमिनेंट। तो कौन सा होगा? जब भी ग्लूकोज नॉर्मल आए तो एक ही दिमाग में आएगा, कौन सा आएगा? वायरल मेनिंजाइटिस, इट इज ड्यू टू वायरल मेनिंजाइटिस। अभी ये टेबल है, एक बार देख लेते हैं कि जब भी ऐसा सीएसएफ का कुछ भी होना, ये टेबल याद रख लेना तो सीधा आंसर आ जाएगा। नॉर्मल ग्लूकोज सीएसएफ में क्या रहता है? 40 to 85। बैक्टीरिया जब ग्रो रहता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जब होता है, तो बैक्टीरिया ये ग्लूकोज यूज कर देते हैं, तो ग्लूकोज हो जाएगा कम। ट्यूबरकुलोसिस में भी वैसे ही हो जाएगा कम। बट वायरस जो होते हैं ये ग्लूकोज इसको कुछ नहीं करते, इसलिए वायरस में ग्लूकोज रहेगा नॉर्मल लेवल पे। देन प्रोटीन नॉर्मली 15 to 45 है, बैक्टीरिया में 100 के पार हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस में 100 to 200 हो सकता है, वायरल में इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, माइल्डली इंक्रीज 20 to 80 तक रहेगा। देन अभी टोटल ल्यूकोसाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर नॉर्मल है पेशेंट तो उसके लेस देन 5 काउंट, लिम्फोसाइट इज 60 to 70% एंड मोनोसाइट इज लेस देन 30%। बैक्टीरिया है तो कौन बढ़ेगा? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल बढ़ रहा है ग्रेटर देन 80 मींस बैक्टीरिया है, काउंट ग्रेटर देन 1000 हो गया है। ट्यूबरकुलोसिस में भी काउंट बढ़ेगा, पर प्रीडोमिनेंटली जो सेल होंगे वो कौन से होंगे? दैट इज लिम्फोसाइट्स होंगे। वायरल में क्या रहेगा? वायरल में रहेगा काउंट रहेगा 25 to 500 तक, और उसमें भी प्रीडोमिनेंटली है लिम्फोसाइट। वायरल का पेक्यूलर फीचर है कि उसमें ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल रहेगा। वायरल वाले लोग हैं वो आप शुगर बुगर कुछ भी खिलाओ वो कुछ खाते नहीं है, बैक्टीरिया वाले तुरंत खा जाएंगे, इसलिए सीएसएफ में कम रहेगा। पर वायरल वाले को आप दो ना ग्लूकोज, वो नहीं लेंगे, इसलिए वायरल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज रहेगा नॉर्मल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, ये नीट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि यूनिलेटरल पल्सेटाइल थ्रोम्बिंग हेडेक हो रहा है पेशेंट को और सीवियर पेन है और एग्रेवेटेड बाय द स्किपिंग मील्स, वो मील्स जब स्किप कर रहे हैं तब वैसे ज्यादा हो रहा है। तो इट इज ड्यू टू, अपने आसपास के फ्रेंड्स मतलब कहीं ना कहीं तो ये वाली बीमारी देखी होगी कि माइग्रेन है यूनिलेटरल पल्सेटाइल थ्रोम्बिंग, मतलब उसको हेडेक आ रहा है तो दैट, और वो एग्रेवेटेड होता है कि कुछ भी हो, ऐसे कुछ चीजें हो तो उसको आ जाता है वो हेडेक, तो इट इज ड्यू टू माइग्रेन। तो माइग्रेन में क्या होता है कि नीट में पूछी गई थी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, तो ट्रिप्टान सुमाट्रिप्टान है, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द माइग्रेन। अभी माइग्रेन में क्या है कि यूनिलेटरल पेन, यूनिलेटरल थ्रोम्बिंग पेन होगा, एग्रेवेटेड बाय एनी थिंग्स लाइक क्वेश्चन में दिया गया था कि वो खा नहीं बराबर रही है, स्किप कर रही है मील, इसलिए हो रहा है। एंड नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ये सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, ये भी क्वेश्चन मतलब नीट में भी आईएमपी प्रीवियस अभी साल में पूछा है, मतलब 1-2 साल में ये भी पूछा है और एफएमजी में भी पूछा है। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया में पेशेंट को हमें असेस करना हो कि पेशेंट को हमें ओपीडी में रखना है, घर पे जाने देना है कि आईसीयू में रखना है। इसके लिए एक अच्छा सा स्कोर है, कौन सा? दैट इज कर्व 65। कर्व 65, अगर कहीं पर भी आपको ऐसे आ रही है हिस्ट्री, कौन सी कि प्रोडक्टिव कफ है पेशेंट को अलोंग विद अस्कल्टेटिव फाइंडिंग ऑफ द ब्रोंकियल ब्रिज साउंड, तो यहाँ पर सोचना है कि न्यूमोनिया है। तो न्यूमोनिया के लिए हमें स्कोर करना पड़ेगा। कर्व मतलब सी मीन्स कंफ्यूजन, बी मीन्स यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, देन आर मीन्स रेस्पिरेटरी रेट, देन बी मीन्स बीपी एंड एज मीन्स 65 जो है वो एज है।
कंफ्यूजन पेशेंट को है तो स्कोर 1 रहेगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ग्रेटर देन 20 mg/dl या 7 मिलीमोल पर लीटर वो होगा तो स्कोर रहेगा 1। देन रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा होगा तो 1 रहेगा। बीपी अगर 90 से कम है, मतलब बीपी कम होगा, 90 से कम सिस्टोलिक या 60 से कम डायस्टोलिक तो स्कोर आएगा 1। देन एज है 65 से ज्यादा रहेगी तो 1 रहेगा। तो टोटल 5 में से आउट ऑफ 5 अपन को देने हैं मार्क्स के कितने हैं। तो नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि यूरिया है 44, यूरिया 44 है, देन रेस्पिरेटरी है 20, बीपी बीपी है 110/70, एज है 68 और कंफ्यूजन नहीं है। तो देखो कंफ्यूजन वाइज लगा रहे हैं मार्क्स के, कंफ्यूजन नहीं है तो कंफ्यूजन के 0 मार्क्स। ब्लड यूरिया जो है 44 दिखा रहा था तो 20 से तो ज्यादा है तो उसके लिए 1 मार्क। देन रेस्पिरेटरी रेट है इसके 20 थे तो वो भी नॉर्मल ही है तो उसके लिए 0 मार्क। देन बीपी है उसका नॉर्मल ही था उसके लिए अगेन 0 और एज है 68 तो उसका 1 मार्क। तो टोटल मार्क आ रहे थे 2। तो 2 अगर है, अगर 0 स्कोर है तो आउट पेशेंट ओपीडी में ही दिखा देना है, उसको ड्रग दे देनी है, मैक्रोलाइड, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन ये सब दे देनी है। अगर 1 to 2 आ रहा है इसको तो हमें करना पड़ेगा हॉस्पिटल में एडमिट, और अगर 3 से ऊपर जा रहा है तो आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ेगा। ये था हमारा नीट का क्वेश्चन कि जहां पर स्कोर आ रहा था 2 और इसलिए हमें एडमिशन पेशेंट को करना था हॉस्पिटल में एडमिट। और यहाँ पर एफएमजी में क्या पूछा था, पेशेंट इज ओरिएंटेड मीन्स नो कंफ्यूजन, यानी कि कंफ्यूजन वाला 0। रेस्पिरेटरी रेट किसके कितने हैं उसके 35 तो ज्यादा है कि कम, 20 से तो ज्यादा है ना तो मीन्स 1। बीपी क्या है, बीपी नॉर्मल रेंज में तो उसके 0। यूरिया है उसका नॉर्मल तो उसके भी 0। फिर एज है इसकी 30, अभी तो 65 चाहिए तो वो भी 0। तो टोटल स्कोर कितना आया इसका, इसका आया स्कोर आया 1। तो टोटल वहां पर तो सिर्फ ऐसे ही पूछा था कि कब 65 स्कोर किसने आया तो उसका स्कोर आ रहा था 1 यहाँ पर, बराबर। अभी नेक्स्ट आ रहा है 6th क्वेश्चन कि पेशेंट हमारा जो है वो है नॉन केस ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर है, उसके डार्कनिंग क्रीजेस इन पाम एंड सोल्स वो जा रही है तो उसका हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं पर भी जब ऐसे डार्कनिंग हो रहा है तो कौन सा रहेगा, मेलेनिन जो है वो सब्सटेंस रहेगा एंड द हार्मोन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो स्टिमुलेट करेगा मेलेनिन को तो ही तो मेलेनिन आएगा ना। तो ये है आंसर था मेलेनोसाइट स्टिमुलेट हार्मोन। अभी लंग कैंसर में सबसे ज्यादा एसोसिएट जिसके पेरानियोब्लास्टिक बहुत सारे हैं, जिसके मतलब हार्मोन्स के साथ में तो इतना जुड़ा है, वो कौन सा है लंग कैंसर, दैट इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। उसके बहुत सारे पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, वो एसीटीएच लाइक करेगा, पैराथॉर्मोन लाइक करेगा, थायराइड लाइक करेगा, बहुत सारे हार्मोन लाइक एक्टिविटी करेगा ये। तो यहाँ पर लंग कैंसर है तो वो एसीटीएच लाइक एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन लाइक एक्टिविटी करेगा। इसलिए इसका मतलब जो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है वो सिमिलर एक्टिविटी लाइक मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसलिए वो करेगा स्टिमुलेट मेलेनिन को, ऐसा है। तो और ये लंग कैंसर कौन सा है, अगर आपको कोई पूछे तो कौन सा होगा, इट इज स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, क्योंकि एसीटीएच के साथ रिलेटेड है। अनदर ऑप्शन क्या है, अनदर ऑप्शन था कि न्यूरोपेप्टाइड वाई। अभी न्यूरोपेप्टाइड वाई को आपने कहाँ सुना है, जहां पर एपेटाइट रेगुलेशन आ रहा है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ रहा है, वहां पर होगा न्यूरोपेप्टाइड वाई। सी पेप्टाइड, इंसुलिन का स्ट्रक्चर याद है, तो सी पेप्टाइड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द इंसुलिन प्रोडक्शन और इट इज अ मार्कर के इंसुलिन का सेक्रेशन हो रहा है। तो ये दोनों तो नहीं थे आंसर, आंसर था मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक मेलेनिन खुद एक इंडिविजुअल ऑप्शन भी था, पर मेलेनिन जो है वो सब्सटेंस है, पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रोड्यूस करता हार्मोन कौन सा है, तो दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और सब्सटेंस कौन सा स्टिमुलेट करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है मेलेनिन, ऐसा है। ओहो, यहाँ पर दी ऑफिस आ गया। अगर ऑफिस आपने देखी हो तो ये है अपना जिम हेल्पर्ड। जिम हेल्पर्ड क्या बता रहा है हमें कि यू शुड गिव योर 100% एट वर्क। अच्छा, 100% वर्क करने हैं वर्क में, पर कैसे, टोटल 100% ये बता रहा है। अच्छा, ऐसा है कि मंडे इतना, ट्यूसडे इतना, टोटल 100 आ रहा है इसका।
ऐसा है। दिस इज फ्रॉम द ऑफिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि पेशेंट है, उसको क्या है, माइट्रल स्टेनोसिस है, सडन रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आ रही है, लिम्ब एडिमा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो क्या होगा उसको? तो उसको होगा पल्मोनरी एडिमा। ये क्वेश्चन के बाकी सारे जो ऑप्शन थे ना वो वाज रिलेटेड टू एम्बोलाई। अभी एम्बोलाई के यहाँ पर तो कुछ लक्षण नहीं आ रहा है, पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एम्बोलिज्म क्यों आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आंसर आया पल्मोनरी एडिमा। माइट्रल स्टेनोसिस है पेशेंट को, तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो होगी लेफ्ट एट्रियल हाइपरटेंशन, और लेफ्ट एट्रियल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, और इसलिए हो रहा है पल्मोनरी एडिमा। तो अनदर ऑप्शन एक था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा ना, तो पेशेंट ठीक है कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के साथ आ रहा है, पर वहां पर चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन होगा पेशेंट को। देन हिमोप्टेसिस, हिमोप्टेसिस की हिस्ट्री भी देगा। देन सेरेब्रल एम्बोलिज्म, ये था अनदर ऑप्शन। अभी सेरेब्रल रिलेटेड टू ब्रेन, तो उसमें कुछ तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगी। देन स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स होंगे। देन एक है पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। अभी ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेन में बन रहा है अपन का ब्लड क्लॉट में एम्बोलाई बन रहा है। वो अगर जो बीच वाला फोरामेन ओवल अगर पैटेंट है किसी का, तो वो विनस जो एम्बोलाई है वो वहां से ऐसे पास करके अगर आर्टेरियल सर्कुलेशन में जा रहा है, तो विनस से चलकर वो जा रहा है आर्टरी में थ्रू पैटेंट फोरामेन ओवल है, तो सिस्टेमिक एम्बोलिज्म कर रहा है, तो उसको बोलेंगे पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। तो ये तीन तो ऑप्शन नहीं थे। आंसर था हमारा ये क्वेश्चन का पल्मोनरी एडिमा, माइट्रल स्टेनोसिस जिसमें हो रहा है इसको सडन रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, लिम्ब एडिमा, ये सब हो रहा है पल्मोनरी एडिमा की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पेशेंट का जो प्लूरल फ्लूइड हमने जब टैप किया तो वो था ट्रांसुडेटिव प्लूरल फ्लूइड, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा प्लूरल फ्लूइड में? तो हाई फाइब्रिन जो है वो प्लूरल फ्लूइड में नहीं रहेगा, ट्रांसुडेट है इसलिए। ट्रांसुडेट में लो प्रोटीन, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो सेल्यूलर कंटेंट रहेगी, हाई फाइब्रिन नहीं रहेगा। अभी if you want to differentiate between the transudate and exudate of pleural fluid, तो which criteria we are using ऐसे बल्ब प्रकाशित, ऐसे सोचो कि एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेट के बीच में पूरा एक बल्ब है, लाइट क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं। अभी लाइट क्राइटेरिया क्या है कि इनमें से 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें से अगर एक भी पॉजिटिव आ रहा है तो हम देंगे इसको एक्सुडेट दे ही देंगे, अगर ये 3 में से कोई एक भी क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है। कौन सा क्राइटेरिया है? एक तो है कि प्लूरल फ्लूइड का प्रोटीन है और सीरम का प्रोटीन है, वो उसका जो रेशियो है अगर 0.5 से ज्यादा आ रहा है। देन प्लूरल फ्लूइड का LDH एंड सीरम का LDH, उसका रेशियो अगर 0.6 से ज्यादा आ रहा है। देन प्लूरल फ्लूइड का LDH इट इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द अपर नॉर्मल लिमिट ऑफ द सीरम LDH, तो हम देंगे एक्सुडेट पॉजिटिव। तो ये है 3 क्राइटेरिया ऑफ लाइट, इसमें से सिर्फ एक ही पॉजिटिव करवाना है, हम दे सकते हैं कि फ्लूइड है, इट इज एक्सुडेटिव मटेरियल। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन था कि कौन सा है कि इफ HbA1c, चलो HbA1c कौन से डिसीज में डिटेक्ट करते हैं? वेरी इजी, जिसमें होता है पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, डायबिटीज मेलाइटस। तो बेस्ट मेथड कौन सी है इसकी? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये साल में यहाँ पर सिर्फ वन लाइनर ये पूछा गया था, पिछले साल में क्या पूछा गया था FMGA में कि HbA1c है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो हमें उसका टारगेट क्या रखना चाहिए कि कितना उसका HbA1c होना चाहिए, तो वहां पर आंसर आ रहा था कि 7 से कम हमें ऐसा टारगेट रखना है। कोई भी अगर डायबिटिक पेशेंट है उसका अगर HbA1c का टारगेट हमें सेट करना है तो दैट इज कि 7 से नीचे इसका हो, ऐसा सोचना है। तो वो था उसका आंसर। यहाँ पर जो हमारा आंसर है कि फॉर डिटेक्शन ऑफ द HbA1c आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड। देन नेक्स्ट
नेक्स्ट है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के बारे में। यहाँ पर तो सिर्फ ऐसा पूछा है, पर नेक्स्ट ईयर में जो पिछले साल वाले जो एफएमजी थी उसमें पूछा था कि नीचे में पेशेंट की हिस्ट्री दी गई थी 4-5 और पूछी थी कि इसमें ये जो हिस्ट्री है उसमें से कितनी हिस्ट्री जो है वो माइनर क्राइटेरिया में फिट हो रही है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के बारे में। तो ये एफएमजे के लिए आईएमपी लग रहा है क्योंकि दोनों साल में रिपीट हो रहा है ये टॉपिक। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि करेक्ट वे टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द, अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस का पेशेंट है तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू कलेक्ट द सैंपल। तो 3 सैंपल लें, 3 सेट ऑफ कल्चरल सैंपल ले रहे हैं, 3 सेट ऑफ कल्चर सैंपल, 1 एरोबिक एंड 2 एनारोबिक, और गैप क्या है, अ गैप ऑफ 30 मिनट्स। 30 मिनट के गैप में 3 सेट ऑफ कल्चर सैंपल, 1 एरोबिक एंड 2 एनारोबिक सैंपल लेने हैं, ऐसा याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एस्टेरिक्सिस के किस, पहले तो आपके दिमाग में कौन सा डिसीज आ रहा है कि एस्टेरिक्सिस किस में दिखती है? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में आपने सुना होगा कि एस्टेरिक्सिस सही है। यहाँ पर जो आंसर था क्वेश्चन का वो था कि हाइपरकार्बिया में दिखती है एस्टेरिक्सिस। फिर वो कैसे दिखती है कि इट इज अ मूवमेंट एबनॉर्मल मूवमेंट है एस्टेरिक्सिस, कि इसमें क्या हो रहा है कि रेस्पिरेटरी फेलियर या सीओपीडी किसी भी वजह से हाइपरकार्बिया हो रहा है, कि कार्बन का अमाउंट बढ़ रहा है और उसकी इफेक्ट कहाँ होगी, सीधा सीएनएस पे, और सीएनएस करेगा एस्टेरिक्सिस, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि पेशेंट आ रहा है कफ, स्किन हाइपरपिगमेंटेशन और उसका लेवल है हाई एसिटीएच, उसके लिए हमने टेस्ट की कौन सी, तो डेक्सामेथासोन का हाई डोज दिया, उसके बाद भी एसिटीएच हाई आ रहा है, मतलब डेक्सामेथासोन सप्रेशन जो टेस्ट हमने की उसका कोई भी उस पर असर नहीं हो रहा है, तो कौन सा होगा डिसीज, तो डिसीज तो होगा कुशिंग सिंड्रोम में होगा, पर इट इज ड्यू टू सेकेंडरी टू एक्टोपिक एसिटीएच सिक्रेटिंग ट्यूमर, कोई बाहर वाला जो ट्यूमर है जो एसिटीएच सिक्रेट कर रहा है इसकी वजह से यहाँ पर कुशिंग सिंड्रोम हुआ है। अभी एसिटीएच, अभी हमने यही वीडियो में बात की कि कौन सा लंग कार्सिनोमा एसिटीएच सिक्रेट करेगा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, वो एक्टोपिक एसिटीएच सिक्रेटिंग ट्यूमर है। देन पल्मोनरी कार्सिनोइड, वो भी एसिटीएच प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे में जो हमने डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट की वो आएगी नेगेटिव आएगी। इसके डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, डिफरेंशिएट टू पिट्यूटरी एडिनोमा के साथ डिफरेंशिएट करना है, कि हाई डोज ऑफ डेक्सामेथासोन जब देते हैं तो अगर सप्रेस हो रहा है कोर्टिसोल तो दैट इज पिट्यूटरी एडिनोमा एंड पॉजिटिव टेस्ट, ऐसा है। अभी ना जाओ छोड़कर कि सिलेबस अभी भरा नहीं, अभी बाकी है थोड़े एमसीक्यू, चलो करते हैं हम। क्या है, 40 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, क्रॉनिक स्मोकर है, परसिस्टेंट प्रोड्यूसिंग कफ, येलो इन कलर, क्लबिंग है, एंड ऑन एग्जामिनेशन कफ विथ कफ इंक्रीज हो रहा है पोस्टरल चेंजेस के साथ, तो आंसर इज ब्रोंकिएक्टेसिस। अभी ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या है, वो क्या है पहले तो इट इज इरिवर्सिबल एयरवे डायलेशन, जो एल्यूलाई है एयरवे जो है वो डायलेट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इट इज HRCT, और HRCT में क्या दिखेगी, सिग्नेट रिंग साइन, सिग्नेट रिंग साइन अगर दिख रही, देखो यहाँ पर दिख रही है, तो दैट इज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। देन 14th क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, उसका ECG में ST एलिवेशन दिखा रहा है, हेड में 2-3 AVF, ST एलिवेशन दिख रहा है कौन से लीड में, 2-3 AVF लीड में दिख रहा है, तो ये कौन सा इंफीरियर वॉल MI हुआ, तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन कौन सा है, तो इंफीरियर वॉल MI जो है अगर 2-3 AVF में अगर लीड में आ रहा है तो दैट इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी की जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है उसका ब्लॉकेज वो आ रहा है, इसलिए इंफीरियर वॉल MI हो रहा है, एंड एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इसका।
ऐसा है। यहाँ पर इंफीरियर बोले हुए जो है उसमें हमारा जो नाइट्रेट एंड मॉर्फिन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्या करना है? प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करनी है। देन फिंगर नोज टेस्ट ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले पेशेंट को बोलते हैं कि चलो अपने फिंगर अपने नोज पे डालो, फिर बोलते हैं कि पेशेंट को कि जो डॉक्टर एग्जामिन करना है उसके नाक पे ऐसे छुओ। तो वो क्या असेस करने के लिए होता है? तो असेसमेंट ऑफ सेरेबेलर फंक्शन के लिए टू असेस द सेरेबेलर फंक्शन फिंगर नोज टेस्ट आती है। ये वाला क्वेश्चन फिर से 2-3 बार पूछा गया, एक बार देख लो। क्या है कि पेशेंट विथ wheezing एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लो FeV1 है एंड लो FeV1 by FVC रेशियो है, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में। अभी यहाँ पर आंसर तो है हमारा अस्थमा की रिवर्सिबल एयर ब्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। पर जब भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है कि देखो अगर लो ही दोनों ही लो दिया है, ये दोनों लो है, दोनों की FeV1 लो है, FVC लो है और इसका जो रेशियो है दैट इज ऑल्सो लो। तो इट इज सीन इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज, अस्थमा, COPD, ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकियोलाइटिस, ये सब है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज जिसमें रहेगा लो, सब कुछ लो लो आ रहा है, अस्थमा, COPD, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस। और लो FeV1 है पर जो रेशियो है नॉर्मल या हाई रहेगा अगर, तो दैट इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव डिसीज। रिस्ट्रिक्टिव डिसीज में अगर इंट्रिंसिक में इंटरस्टिशियल लंग डिसीज और एक्सट्रिंसिक में माइस्थेनिया ग्रेविस, काइफोस्केलियोसिस, प्लूरल इफ्यूजन, ये सारे आएंगे कि जो FeV1 या FVC रेशियो जो है उसका नॉर्मल या हाई रहेगा, तो दैट इज रिस्ट्रिक्टिव डिसीज। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव का पूछ रहे थे ऐसे। तो बाकी के जो ऑप्शन थे वो थे रिस्ट्रिक्टिव डिसीज में से, तो यहाँ का आंसर था अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं कि एल्डरली मेल बताया गया है, रिकरेंट फेंट हो रहा है, गिरे जा रहा है, गिरा हुआ बंदा ऐसा है, रिकरिंग फेंट हो रहा है। ECG में पी वेव जो दिख रहा है वो 75 बीट्स पर मिनट है और QRS कॉम्प्लेक्स है 35 बीट्स पर मिनट। तो इट इज ड्यू टू स्टोक्स एडम सिंड्रोम। अभी ये कैसा आया हम देख लेते हैं कि पी वेव है 75 बीट्स पर मिनट, तो दैट इज नॉर्मल। QRS कॉम्प्लेक्स है वो आ रहा है 35 बीट्स पर मिनट, तो कम हो रहा है, तो दैट इज सिग्निफिकेंट ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। वो किस में होता है? तो सीवियर AV ब्लॉक जब होता है तो उसमें होता है। तो डायग्नोसिस है स्टोक्स एडम सिंड्रोम। तो जहां पर रिकरिंग ऐसे हिस्ट्री दी गई है विथ ऐसे चेंजेस दिए गए कि ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिएरिथमिया के, तो सिनकॉप हो रहा है पेशेंट को। तो ये सिनकॉप जो रिकरिंग वो गिरा हो या बंदा के क्यों है? क्योंकि देखो AV ब्लॉक है, मतलब जो ऐसे नोड से सारा सिग्नल पहले तो आ रहा है बराबर, वो सारी सिग्नल AV नोड तक आ रहा है। AV यहाँ पर सिवियर AV ब्लॉक है तो वो आगे नहीं जा रहा है अपने जो है, इसलिए हार्ट जो है वो टेम्पररी उसकी जो हार्ट की एक्टिविटी है वो बॉदर हो जाती है, इसलिए ब्रेन में ब्लड बराबर पहुंचता नहीं है, इसलिए क्या होता है, इसलिए पेशेंट फेंट हो जाता है। तो सिनकोप ड्यू टू ये सारी चीजों की वजह से जो सिनकोप हो रहा है कि हार्ट के जो उसके जो वायरिंग प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि उसका टेम्पररी इंटरप्शन हो गया है हार्ट की एक्टिविटी में, तो वो दिखता है एक तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक 3rd डिग्री AV ब्लॉक में एंड सीवियर ब्रेडिएरिथमिया, ये दोनों में सिनकोप हो जाता है। देन पेशेंट आया है अपन का 60 AM BP। देखो फिर से JVP रिलेटेड क्वेश्चन आया है। आई विल हाईली रिकमेंड के तो आप लोग है जो नीट 2022 के जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के शुरुआत के सिर्फ 5 मिनट है JVP के बारे में बोला है, वो एक बार सुन लो जाके। तो यहाँ पर क्या है कि पेशेंट दिया गया है 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, BP है 80/40, 80/40 है, पल्स फीबल आ रहा है, नेक वेन जो है डिस्टेंडेंट और मफल्ड हार्ट साउंड है, ये आ रहा है। तो कौन सा JVP में कौन सा चेंजेस दिखेगा? तो हाइपोटेंशन विथ नेक डिस्टेंडेंट एंड मफल्ड हार्ट साउंड, उसको क्या बोलेंगे? इट इज बैक्स्ट्रायड और इट इज सीन इन द कार्डियक टेम्पोनेड।
हमने क्या बोला था कार्डियक टेम्पोनेट के याद करने के लिए कि एक्स जो है वो एक्स को देख के किसी का ऐसे दिल जो है वो ऐसे टेम्पो उसका बढ़ जाता है, तो प्रोमिनेंट एक्स किस में दिखता है? कार्डियक टेम्पोनेट में। और वाई को देख के ही उसका जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर देता है, इसलिए एब्सेंट वाई वेव सीन इन कार्डियक टेम्पोनेट एंड प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट, ऐसा है। तो एक बार देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर एक्स जो डिसेंट है वो प्रोमिनेंट आ रहा है और वाई तो दिख ही नहीं रहा, तो वाई डिसेंट इज एब्सेंट एंड प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट, ऐसा है। देन ये क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल सोबर क्वेश्चन। HIV वाला पेशेंट मेनिंजाइटिस हो गया है, CSF का एग्जामिनेशन किया जहां पर पॉजिटिव इंक स्टेन आ रही है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ये कौन सा होगा? इट इज क्रिप्टोकोकस। देन ट्राइड, देखो ये फिर से आ गया, साइटस इनवर्सस मतलब लेफ्ट साइड वाली जो चीज है जिसका अगर राइट लेफ्ट साइड हार्ट है, तो किसी का राइट अगर है मतलब इनवर्सस साइट जो लेफ्ट वाले हैं वो राइट में चले गए हैं, दैट इज राइट साइटस इनवर्सस। क्रोनिक साइनोसाइटिस नाक में जो हो रहा है, और ब्रोंकिएक्टेसिस, वो तीन चीजें हैं वो किस में दिखेगी? दैट इज सीन इन कार्टाजेनस सिंड्रोम। देन अभी थोड़ी देर और कि पेशेंट, ये बहुत बार पूछा गया है कि पेशेंट है उसका फ्रैक्चर हो गया है फीमर का, सडन ब्रेथलेसनेस है पेशेंट को, देन चेस्ट पेन हो रहा है, देन तो उसको क्या रहेगा? एक्यूट चेस्ट पेन की कंप्लेन आएगा आफ्टर फीमर फ्रैक्चर है, तो कुछ ना कुछ एम्बोलाई है, यहाँ पर है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ऐसा है। देन यहाँ पर तो ये तो अभी मगअप करने वाला क्वेश्चन है कि चाइल्ड को हेड इंजरी हुई, फिर हॉस्पिटल तक आते आते भी एक सीजर आ गई अभी उसको, तो अर्ली सीजर इन हेड इंजरी के चांसेस कितने हैं? तो डेट इज 2 to 17% एंड क्वेश्चन में 17% दिया था, इसलिए द आंसर था 17%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेशेंट है जिसका एपेटाइट लॉस हो रहा है, डिस्फेजिया हो गया उसको, देन उसका जो वेट लॉस जो हुआ है वो लास्ट फ्यू मंथ से बहुत सारा वेट लॉस कर दिया है उसने, तो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगी? तो ये इतनी हिस्ट्री देख के क्या लग रहा है? कुछ कार्सिनोमा लग रहा है, मैलिग्नेंसी कुछ तो लग रही है कि वेट लॉस सिग्निफिकेंटली फ्यू मंथ में कम हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट है, पेशेंट का भी कैचेक से लुक आएगा यही पेशेंट का, तो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है अपर जीआई एंडोस्कोपी, और मोस्टली ये जो है वो है इसोफेजियल कार्सिनोमा है। देन 60-year-old female patient slurred speech, weakness in the right arm for the 6 hours and gradually इसका जो weakness हो रही है वो कम हो रही है, तो that is due to, देखो ये ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, फिर से पिछली वाली जो FMG थी मेडिसिन की उसमें भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के रिलेटेड, तो ये जो है हमारा वो है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। एक तो क्यों? क्योंकि स्ट्रोक के जो सिम्टम है वो लेस देन 24 आवर में होते हैं, इसलिए देन जो वो वेसल जो है एक बार ओक्लूड हो जाती है, पर जब वो रीओपन होती है तब जो वीकनेस वाले को या जो भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आए हैं वो धीरे धीरे रिजोल्व हो जाते हैं, तो इट इज सीन इन ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। तो खत्म हम करेंगे हमारा जो है गालिब जी की शायरी से कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। 2 मिनट का काम है, देख लेते। बस के दुश्वार है मतलब इट इज डिफिकल्ट, दुश्वार यानी डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। हर काम का आसान होना, एवरी वर्क टू बी इजी मतलब हर काम को आसान होना डिफिकल्ट है, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू मेक थिंग्स इजी। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, मतलब अगर एनी पर्सन को भी अगर ह्यूमन बीइंग बनना है मतलब कायदे का इंसान अगर बनना है तो मयस्सर मतलब इट इज नॉट इजी। आदमी को सिर्फ हमें लगता है कि आदमी को इंसान ही बनना है, पर नहीं, आदमी को भी अगर इंसान बनना हो तो मतलब इट इज नॉट इजी, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू मेक थिंग्स इजी, ऐसा है। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।